रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक को कंप्लीट सॉल्व किया और आज हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.5 पे होगा, जिसका टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज़ एंड सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो टॉपिक पे चलते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले कुछ थ्योरी है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है? जिस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, उसी का सम हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाती है। किसी भी सीक्वेंस का सम उसकी सीरीज़ कहलाती है। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सीरीज़। सो डेफिनेशन भी यही है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सीरीज़। एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज ऑफ टू टाइप्स। जैसे अरिथमेटिक सीरीज़ दो टाइप्स की थी, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी दो टाइप्स की है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। लेकिन अरिथमेटिक सीरीज़ के फाइनाइट इनफाइनाइट का फार्मूले पे कोई असर नहीं था। यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला ही चेंज है फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए। तो चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फाइनाइट सीरीज़ क्या होती है? व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक सीरीज़ आर काउंटेबल। जब आप किसी सीरीज़ के अंदर टर्म्स को काउंट कर सकते हैं या आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, n की वैल्यू गिवन हो, ऐसी सीरीज़ को आप फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं और इसका सम आप इस फार्मूला से निकालते हैं। अब ये फार्मूला स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपकी बुक में सिर्फ यही लिखा हुआ है, लेकिन एडवांस लेवल पे जब आप जाते हैं, एडवांस मैथमेटिकल मेथड्स की अगर आप बुक उठाएं, ठीक है, SM यूसुफ की, तो वहाँ पे फिर आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है कि अगर आपका कॉमन रेशो का आंसर, जो आपकी रेशो है R, वो लेस देन 1 हो, यानी कि R अगर आपका 0.5 है, 0.9 है, 1 से लेस है, तो फिर आप फार्मूला की ये शेप यूज़ करेंगे। दोनों एक ही जैसी हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, दोनों यूज़ हो सकती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है ये देख लें कि अगर आपका R लेस देन 1 हो तो आप SN यूज़ करेंगे, A1 1 माइनस R पावर n और 1 माइनस R। ठीक है, क्योंकि R हमारा 1 से लेस है, यहाँ पे छोटी वैल्यू आएगी तब भी आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर अगर आपका R ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर आपका R ग्रेटर देन 1 यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे अगर आप यही फार्मूला यूज़ करते हैं तो 1 माइनस 2 से आपके पास आंसर माइनस में आएगा, ऊपर भी माइनस में आएगा। माइनस की कैंसिलेशन कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो बेहतर ये है कि R लेस देन 1 जब हो तो आप ये वाला मेथड यूज़ करें, यानी कि 1 माइनस R पावर n और 1 माइनस R। और जब आप R ग्रेटर देन 1 रखते हो, 2, 3, 4, तब आप फार्मूला को चेंज कर दें। किया क्या है हमने, सिर्फ ऊपर से माइनस को कॉमन लेके कैंसिल किया और ये फॉर्म बन गई है। सो दीज आर दी टू फार्मूलाज फॉर R लेस देन 1 एंड R ग्रेटर देन 1। वाई R इज इक्वल टू 1? R इज इक्वल टू 1 का कहाँ है? ये सारे के सारे फार्मूला स्टूडेंट्स वैलिड हैं व्हेन R इज नॉट इक्वल टू 1। अगर आपका R 1 हो गया तो आपकी सीरीज़ अनडिफाइन हो जाएगी, सम ऑफ आपका अनडिफाइन की तरफ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। सो कॉमन रेशियो जिस सीरीज़ की 1 आ रही होती है उसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ मानते ही नहीं हैं, हम उसको अरिथमेटिक सीरीज़ विद कॉमन डिफरेंस 0 कहते हैं या कांस्टेंट सीरीज़ कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 1 ही है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉमन रेशो 1 वाले क्वेश्चंस को हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उनकी सम जो है वो अनडिफाइंड को अप्रोच कर जाता है। सो ये फार्मूला सिर्फ वैलिड है किसके लिए? R लेस देन 1 के लिए और R ग्रेटर देन 1 के लिए। इक्वल के लिए ये वैलिड नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लीड्स टू अनडिफाइंड। ठीक है, सो अगर आप चाहें, आपको कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाएगा सिर्फ यही एक फार्मूला, तो बेशक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर फॉर्मेशन ये है कि आप माइनस से बच सकेंगे अगर आप R लेस देन 1 के लिए ये यूज़ करते हैं और R ग्रेटर देन 1 के लिए ये यूज़ करते हैं। वरना किसी के लिए भी आप दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखें, बोथ अबव फार्मूला आर वैलिड फॉर R इज़ नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज R इज़ इक्वल टू 1 लीड्स अस टू अनडिफाइंड सिचुएशन। ठीक हो गया स्टूडेंट? चलते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ की तरफ। When the number of terms in the geometric series are uncountable, जब आप काउंट ना कर सकें, इनफाइनाइट हों, तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। और उसका भी सम हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से, S इन्फिनिटी। अब यहाँ n आपका क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज है या एक्सट्रीमली स्मॉल है आपको नहीं पता, लेकिन काउंटेबल नहीं है। ठीक है, आपके सामने मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ हमेशा SN की जगह क्या लिखेंगे, S इन्फिनिटी इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए, और उसका फार्मूला है A1 ओवर 1 माइनस R। सिर्फ ये देखें, दोनों फार्मूलाज में कितनी चेंजिंग है।
सो क्योंकि यहाँ पे n होता ही नहीं है हमारे पास, इसलिए n का फैक्टर 0 है। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो वैलिड है वो किसके लिए है, -1 लेस देन और लेस देन 1 के लिए। आपकी सीरीज़ का जो सम है इनफाइनाइट सीरीज़ का, वो तभी आपको मिल सकता है जब आपका r जो है वो या तो 1 से छोटा हो या -1 से बड़ा हो, ठीक है, यानी कि -1 और 1 के दरमियान होना चाहिए। जैसे ही आपका सम जो है वो इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 होगा, तब भी ये सीरीज़ आपकी क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। r इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो वैसे भी हम कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कॉमन रेशो 1 के लिए वो सीरीज़ ज्योमेट्रिक नहीं होती, ठीक है। सो लेकिन आपको आंसर कब मिलेगा, मसला ये है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का आंसर आपको तब मिलेगा जब जब आपका r इस कंडीशन के दरमियान होगा, या 1 से लेस होगा या -1 से बड़ा होगा। अगर आप कहें कि r इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, 2.1 है, 2.3 है, किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, तो फिर उसका आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलते हैं इसको नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, कहते हैं कि कन्वर्जेंट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। ये कंसेप्ट भी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको एडिशनली समझ लें। कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज सच इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, एक ऐसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं अगर उसका जो सम है वो किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करता हो, यानी उसके सम का हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता हो, ठीक है। आप सॉल्व करें फार्मूला से किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ को, इनफाइनाइट को, और आपके पास कोई नंबर की सूरत में आंसर आ जाए, लाइक 1 2 3 4 5, सो ऐसी सीरीज़ को आप कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब आपके r की वैल्यू लेस देन 1 होती है, या एब्सोल्यूट ऑफ r इज़ लेस देन 1 होता है। यानी आपको इनफाइनाइट सीरीज़ का आंसर तभी अवेलेबल होगा जब आपके r का आंसर लेस देन 1 होगा, या -1 से बड़ा, या एब्सोल्यूट ऑफ 1 का आंसर लेस देन 1 होगा। यानी बड़ी वैल्यूज़ के लिए आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ का सम नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक्सट्रीमली लार्ज हो जाता है। इसी तरह डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ ये होती है स्टूडेंट्स, अगर आपका r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जैसे अभी मैंने बात की 2 है, 3 है, 4 है, और सीरीज़ भी इनफाइनाइट है, तो फिर आपका आंसर आपके पास नहीं होगा, आप ऐसी सीरीज़ को डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज़ कहेंगे। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डाइवर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ वन where the sum of the infinite terms does not approach to the finite value. This happens only when the absolute value of the common ratio is greater than or equals to 1. In this case, the series does not have the finite sum. किसी तरह का कोई आंसर हमारे पास नहीं आएगा अगर हमारे r का आंसर ग्रेटर देन 1 हो। तो रेशो ही हमें बता देती है कि आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो सिंपल वर्ड्स में, कन्वर्जेंट जिसका कोई आंसर आता हो, डाइवर्जेंट जिस सीरीज़ का कोई आंसर ना हो, और ये सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ है, फाइनाइट के लिए बात हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अच्छा, इसका कंसेप्ट यूँ भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट हमारे पास कन्वर्जिंग लेंसेज नहीं होते फिजिक्स के में, कि कन्वर्जिंग लेंस क्या काम करता है, वो अपनी तरफ आने वाली सारी रोज को एक पॉइंट पे फोकस करता है, यानी कोई एक फोकस पॉइंट दे देता है, यानी उसका कोई कन्वर्जेंट पॉइंट होता है, कोई एक आंसर होता है। तो वही कन्वर्जेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास लिमिट, इसका कोई आंसर है। डाइवर्जेंट लेंस क्या करता है, या मिरर क्या करता है, अपनी तरफ आने वाली रेस को फैला देता है, कोई एक फिक्स आंसर नहीं देता। सो यहाँ पे डाइवर्जेंट सीरीज भी क्या करती है, कोई आंसर नहीं देती। सो ये कंसेप्ट आप यूँ रिलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी थ्योरी बिहाइंड दी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम। अब काम थोड़ा थोड़ा सा टफ होना शुरू हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द ईच ज्योमेट्रिक सीरीज। सबसे पहले तो मैं आपको ही बताता चलूँ, अभी मैं डिस्कस करके आया हूँ कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ में रेशो 1 है तो ऐसी सीरीज़ को आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं कह सकते, आप उसे कांस्टेंट सीरीज़ कह सकते हैं, या अरिथमेटिक सीरीज़ विद कॉमन डिफरेंस 0 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फार्मूला के लिए अगर आपका r1 है तो आपका फार्मूला अनडिफाइन हो जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे दिस इज़ नॉट द ज्योमेट्रिक सीरीज़। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर आप 16 को 16 से डिवाइड करें, देन सेकेंड बाय थर्ड करें तो 1 आता है, विच इज़ सेम नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यहाँ पे कॉमन रेशो 1 है, लेकिन ये बात याद रखें कि सम ऑफ दी सीरीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर आपकी रेशो 1 है तो फिर आप उसे ज्योमेट्रिक सीरीज़ कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आपका सम डिफाइन नहीं होता 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे हियर गिवन सीरीज इज अरिथमेटिक सीरीज
with common difference zero. So Sn is equals to n over 2 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हम लगाएंगे। S11 है 11 over 2 2 into 16 प्लस 10 टाइम्स डी। अब स्टूडेंट्स ये देखें ये क्या बनता है आपके पास, 2 और 2 कैंसिल, 16 इंटू 11 आप करते हैं तो ये आपके पास आता है 176। सो स्टूडेंट्स ये आपको पजल करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, दो केस में कॉमन रेशियो जो है वो 1 सेम नज़र आ रही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो समीशन फार्मूला है वो r इज़ इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं होता। तो ऐसी सीरीज़ को फिर हम अरिथमेटिक सीरीज़ कंसीडर करते हैं विद द कॉमन डिफरेंस 0। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से सम निकलेगा। चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। ये सीरीज़ दी गई है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या नहीं। अगर आप 15/75 करते हैं तो 1/5 आता है, 3/15 करते हैं तो भी 1/5 आता है। इट मीन्स कि दिस इज़ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद r इज़ इक्वल टू 1/5। सो हम यहाँ लिखते हैं a1 इज़ इक्वल टू 75। r के लिए हम क्या करते हैं, a2 डिवाइडेड बाई a1 या a3 डिवाइडेड बाई a2। सो दिस इज़ इक्वल टू 15 ओवर 75 एंड दिस इज इक्वल टू 1/5। अब देखें आपका जो r है 1/5, इज दिस ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? दिस इज लेस देन 1। अब r लेस देन 1 के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, हमने ये कहा था अगर हमारा r जो है वो लेस देन 1 हो तो हम ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे, a1 इज इक्वल a1 इंटू 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। सो यहाँ पे हम लगाएंगे Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये करने से स्टूडेंट्स आप नेगेटिव से बच जाते हैं। a1 का आंसर आपके पास 75 है। 1 माइनस आर एन की जगह आप लिखेंगे 1/5 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बनेगा 75 इंटू, यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम लें, देखें ये आ जाएगा 1, ये बनेगा 1 की पावर 10 भी 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 10। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज 4/5। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ इंटरनली आप एलसीएम ले लें। अब ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। सो मैं इसको यूँ सॉल्व करता हूँ, 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 ओवर 5 पावर 10। इस ब्रैकेट पे मैंने एलसीएम अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन जो है वो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होगी, दिस विल बी 5/4। अब इस सारे को सॉल्व करना है हमने। सो ये बनेगा 75 इंटू, सबसे पहले मैं आपको ये कैलकुलेटर पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये देखें आपने कैसे लिखना है, आप लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 1, इसको करें तो ये आपके पास आता है 9765624 डिवाइडेड बाय 5 पावर 10 था, 5 ये पावर का बटन है स्टूडेंट्स, ये वाला 10, दिस इज इक्वल टू 9765625 मल्टीप्लाई होगा 5/4। और अब इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे, ये देखें, ब्रैकेट लगाएं, ये दोनों लिखें, 9765624 डिवाइडेड बाय 9765625 ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई किससे करना है, इस फ्रैक्शन से, ब्रैकेट का साइन 5 डिवाइडेड बाय 4। सो ये पूरी ब्रैकेट की कैलकुलेशन आपके पास आ गई 1.25। ठीक है, सो आप लिखेंगे Sn की जगह यहाँ पे अब आ जाएगा S10 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 1.24999। ठीक है, अब एग्जैक्ट आंसर के लिए इस आंसर को स्क्रीन से आपसे रेज नहीं करना, यहीं से मल्टीप्लाई करें और 75 से आंसर कर लें। सो दिस विल बी 93.75। सो योर आंसर इज 93.75। दिस इज द सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीरीज। सो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। आपको a1 गिवन है, r और n गिवन है। आपने क्या करना है,
फार्मूला। अब देखें आर आपका क्या है, ग्रेटर देन 1, हम यहाँ लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो फिर हम कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, हम ये वाली अप्रोच यूज़ करते हैं, ये ठीक है। A1 इज इक्वल टू आर पावर n माइनस 1 ओवर 1 माइनस आर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। सो ये यहाँ पे आ जाएगा Sn इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। अब आर पावर A1 था 5, आर एन 3 रेज टू दी पावर n की जगह 12 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बन जाएगा S12 5 इंटू ये 2 आ जाएगा इसकी, और ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको डायरेक्ट करें, 3 पावर 12 माइनस 1, दिस इज़ दी 531440, 531440, और अब आप करें इसको डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई कर दें 5 से, सो दिस विल बी 1328600, 1328600, this is your answer. So it totally based upon your expertise how you are handling the algebra. So ये था क्वेश्चन नंबर 3, चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, A1 गिवन है, R भी गिवन है। अब R को हम देख लेते हैं कि R हमारे पास क्या है। R हमारे पास 0.75 विच इज़ लेस देन 1, तो हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 256, R इज इक्वल टू 0.75 विच इज़ लेस देन 1। तो अब हम 1 माइनस आर वाली अप्रोच लगाएंगे, हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए फार्मूला चेंज है, सिर्फ लिखने का तरीका कार डिफरेंट है। आप चाहें तो इसके लिए दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये होगा कि वहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर माइनस को आपको डील करना पड़ेगा। A1 है स्टूडेंट्स आपके पास 256, 1 माइनस आर, आर है हमारे पास 0.75 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के हैं, और फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमेशा कन्वर्जेंट होती है क्योंकि उसका कोई ना कोई आंसर आता है। ये पॉइंट आप नोट कर लें, MCQs में आ सकता है कि अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फाइनाइट आंसर ऑफ इट्स सम। सो Sn की जगह हम लिखेंगे 9, 256। जी स्टूडेंट्स, ये क्या बनता है, हम यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 0.75 पावर 9। सो ये बनेगा हमारे पास 0.92491, 0.9249153 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 माइनस 0.75, दिस इज 0.25, ठीक है। सो इस सारे को अब आपने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, हम लिखते हैं 9249153 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई कर दें 256 से, सो ये आ जाएगा आपके पास 947.11, 947.11, दिस इज़ योर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 भी हमारे पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का क्वेश्चन है, N14 गिवन है और हमारे पास R ग्रेटर देन 1 है, तो मैं अप्रोच यूज़ करूँगा Rn माइनस 1 वाली। तो यहाँ मैं लिखूँगा A1 हमारे पास 7 है एंड R इज इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो अवर Sn विल बी A1 R रेज टू द पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। सो A1 की जगह हम क्या रखेंगे 7, Rn यानी कि 2 रेज टू द पावर 14 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। इसको देखें तो ये बनेगा S14 7 ओवर 1 बिकॉज 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 पावर 14 माइनस 1 क्या होगा, 2 पावर 14 माइनस 1, दिस इज 16383, 16383। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हमने करना सिर्फ ये है कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी 114681, सो अवर आंसर इज 114681। सो ये आपका स्टूडेंट्स सम आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास A1 12 है, A5 हमारे पास 972 है और R माइनस 3 है। R लेस देन 1 है तो अप्रोच हमारी 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर वाली होगी। अब यहाँ पे n की सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है 5, क्योंकि A5 का कोई किरदार नहीं होता इस सीरीज़ में, तो हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 12, R इज इक्वल टू माइनस 3 विच इज़ लेस देन 1 और n का आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है दैट इज़ 5। सो हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू A1
1 माइनस आर एस टू दी पावर n ओवर 1 माइनस आर। A1 की जगह पे आएगा 12, आर की जगह -3 एस टू दी पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये बन जाएगा S5 इज इक्वल्स टू 12, 1 -3 एस टू दी पावर 5, ये कितना होता है स्टूडेंट्स, -243, और ये आ जाएगा आपके पास +4, 12 इंटू 1 + 243 दैट इज़ 244 ओवर 4। और इस सारे को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखते हैं ये 4 3 12 हो जाएगा, दिस इज़ दी 3 इंटू 244, और सिर्फ आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 244 से, सो 732 इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देख लीजिएगा कि ये A5 आपको सिर्फ n की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया गया। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, A1 16 है और r -1/2 है और n हमें गिवन है 10। सो इसके अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करना है। r हमारा <1 है, हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 16, r इज इक्वल टू -1/2 विच इज़ <1। सो आवर Sn विल बी A1 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r इज इक्वल टू A1 क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज 16, 1 माइनस r की वैल्यू है -1 ओवर 2 रेज़ टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1 ओवर 2। ठीक है, इसको सारे को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा हमारे पास 16 इंटू 1 माइनस, अब देखिए -1 की पावर 10 आपके पास होती है +1, ये बन जाएगा 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने एलसीएम लेना है, n की जगह यहाँ मैं 10 पुट कर रहा हूँ। 16 इंटू, ये देखें ये बनेगा 2 की पावर 10 -1 ओवर 2 रेज़ टू दी पावर 10, ये एलसीएम आ गया। ये बनेगा 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2। तो स्टूडेंट्स इसने किस तरह मल्टीप्लाई होना है, इसने होना है 2/3 होके मल्टीप्लाई, यूँ जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा, पहले तो ये देखें 32 बन जाएगा 16 इंटू 2, 32 ओवर 3, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 10 -1 ओवर 2 पावर 10। सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये बनेगा आपके पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 रेज़ टू दी पावर 10 -1, ये एक ब्रैकेट है, डिवाइड करना है इसको 2 की पावर 10 से, ब्रैकेट क्लोज, ये आपका आंसर है इस ब्रैकेट का स्टूडेंट्स। सो ये आ जाएगा 32 ओवर 3 इंटू 0.99902। अब देखें क्या हो रहा है, ये नंबर मल्टीप्लाई होगा 32 से, या पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 3 से और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से। सो ये आ जाएगा आपके पास 10.656। सो योर आंसर इज S10 दैट इज 10.656, दिस इज योर आंसर। अच्छा, बुक में ना यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा नहीं है, यहाँ पे पॉइंट आता है। सो ये आंसर था आपका। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, A1 ये है, R ये दिया हुआ है और N आपके पास 5 है। तो इट मीन्स आपने S5 फाइंड करना है। दिस इज़ दी फाइनाइट सीरीज। R <1 है तो अप्रोच कौन सी यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू A1 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। सो 1 माइनस r पावर n 243 इंटू 1 -2/3 रेज़ टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -2/3। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, S5 243। ठीक है, अगर कैलकुलेटर की कमांड आपकी अच्छी है तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा 1 माइनस, देखें ये करना है आपने, 1 माइनस ब्रैकेट लगानी है, लिखना है -2, ये फ्रैक्शन का बटन है, डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी ले रहे हैं 5, क्लोज कर दें तो ये बनेगा, दोबारा से ये दबा दें, दैट इज़ 1. ठीक है 1.13168, जो ऊपर पूरी फ्रैक्शन है ये बन रही है 1.131687243। आपके एग्जैक्ट आंसर के लिए मैं इसको ज़रा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 + 2/3 दैट इज़ 5/3। नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या हो जाना है 3/5। सो ये आ जाएगा 243 मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 1.13616
8724। ठीक है, ये आपकी सिर्फ आसानी के लिए लिख रहा हूँ, वरना 1.132 पे भी आंसर क्लोज कर सकते हैं। सो ये S5 आ जाएगा। सो अब स्टूडेंट्स इस सारे को सॉल्व करना है आपने। देखें कैसे, ये आया हुआ है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 243 से, आंसर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 243, ये बना 825 डिवाइडेड बाय 5, और इसको डिवाइड कर लें। वैसे एडवांस रूल के मुताबिक पहले हमें इसको डिवाइड करना चाहिए था 5 से और फिर मल्टीप्लाई, यानी हाँ आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। सो 165 इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। A4 हमें गिवन है, तो इन अदर वर्ड्स हमने S4 फाइंड करना है। n की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, और r हमारे पास -1/7 है विच इज़ लेस देन 1, तो हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। A1 आ जाएगा हमारे पास 343 1 माइनस Rn, r है हमारे पास -1/7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r हमें गिवन है -1/7। सो स्टूडेंट्स, ये जो सब स्क्रिप्ट में 4 दिखाई दे रहे हैं ना, दिस इज़ योर बेसिकली फोर्थ वैल्यू और द लास्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। सो जिससे हमें पता लग रहा है कि n हमारा 4 है। सो S4 इज इक्वल्स टू 343। इस सारे को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनता है जो अपर ब्रैकेट है 1 माइनस ब्रैकेट लगाएं -1 डिवाइडेड बाय 7 पावर 4। सो आंसर आ जाएगा 0.99958 0.999583506। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये फ्रैक्शन जो आपके पास बनेगी, दिस इज दी 1 + 1/7, सो दिस विल बी 7 + 1 8/7। और नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, 343 मल्टीप्लाई बाय 7/8 मल्टीप्लाई बाय 0.999583506। अब कैलकुलेटर आपके पास होगा स्टूडेंट्स, आपके पास ये आंसर आया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के साथ और डिवाइड कर दें 8 के साथ। ठीक है, 2400 आएगा, डिवाइडेड बाय 8 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 300। सो दिस इज़ योर सम ऑफ द सीरीज। सो ये था क्वेश्चन 9, आसान है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें A1 की वैल्यू गिवन नहीं है और ना ही हमें R मालूम है। तो सबसे पहले तो हम A1 और R फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो A1 और R के लिए हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हमें लास्ट टर्म दी हुई है A6 और A3 एक टर्म दी हुई है। हम A6 को ज़रा लिखते हैं, A6 हम लिख सकते हैं A1 R पावर 5। तो यहाँ से A1 के लिए हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ 3/32 R पावर 5। इसी तरह A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 R स्क्वेयर, तो इसको हमने लिखा A3 को A1 R स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 3/4 उसकी वैल्यू है, और यहाँ से भी A1 की वैल्यू निकाली दैट इज़ 3/4 R स्क्वेयर। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को देखें, इनकी लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं। ये हम बेसिकली कंपैरिजन मेथड यूज़ कर रहे हैं, दोनों की लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो हम राइट साइड्स को भी इक्वल मानते हैं। फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों राइट साइड्स इक्वल होंगी। यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इज़ 12 R स्क्वायर इज इक्वल टू 96 R5। यहाँ से बड़ी वैल्यू R5 को मैंने लेफ्ट पे रखा है और राइट पे इसको, यानी इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस होती हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से R5 के लिए स्टूडेंट्स इस R स्क्वायर को यहाँ डिवाइड करवाया और 96 को यहाँ पे, यहाँ से R³ बन जाएगा और दिस इज इक्वल टू 1/8, कैंसिलेशन होगी। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब 1/8 को। तो कंपैरिजन करें, पावर सेम है तो बेसिस सेम होंगी, और आपके पास 1/2। अब यही आर आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में पुट कर सकते हैं। मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, 2 है मेरे पास 3/4 R स्क्वेयर, तो यहाँ पे मैंने 3/4 R स्क्वेयर लिखा। अब 3/4 R स्क्वेयर को स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ 3/4 R स्क्वेयर। रीज़न ये है कि R की वैल्यू भी फ्रैक्शनल है, ताकि फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन बनने से बेहतर है हम यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन बना लें। तो इस फ्रैक्शन को मैंने डिवाइड में लिख दिया, 1/2 होल स्क्वेयर कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 और 4 तो आपके पास सिर्फ A1 क्या आ जाएगा 3। अब यही A1 वैल्यू 3 है। अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे S6 फाइंड करना है, क्योंकि लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ आपको क्या गिवन है, दैट इज़ A6। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने S6 फाइंड करना है, और जब आप S6 फाइंड करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.476। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको
टाइप चेंज हो गई है। अब आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट वैल्यू फाइंड करें, यानी कि A1। सो हमारे पास ये पता है कि ये फाइनाइट सीरीज़ है, फार्मूला ये वाला लगेगा बिकॉज r इज़ लेस देन 1। और अब हमने जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो पुट करनी है। S5 n की जगह पे 5 पुट हो जाएगा क्योंकि n5 गिवन है, r पुट होगा। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। सो ये आसान क्वेश्चन था एक। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। एस एन की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है और एन भी। A1 फाइंड करना है। उसी तरह से फार्मूला अब अप्रोच ये लगेगी Rn-1 बिकॉज r इज़ ग्रेटर देन 1। सो स्टूडेंट्स, हमने जहाँ जहाँ वैल्यूज़ थी r की वो पुट की 2⁻6 एंड अप टू सो ऑन। आखिर में हमारे पास A1 क्या आ जाएगा, 32/63। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 13 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। A n गिवन है, एस एन गिवन है और r गिवन है। ना हमें n की वैल्यू मालूम है, ना हमें A1 की वैल्यू मालूम है। तो तभी हमारे पास जब n होगा तभी A1 आ सकता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों लास्ट वैल्यूज़ को, ये लास्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म तक का सारा सम है, इनको अपने अपने फार्मूला के मुताबिक ओपन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। मैं इसको ओपन करता हूँ, an को मैं लिखता हूँ फॉर सेक ऑफ n एंड A1। स्टूडेंट्स, A n हमारे पास किसके इक्वल होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में, दिस इज इक्वल टू A1 रेस्ट इंटू आर की पावर n-1। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। इसके अलावा एस एन किसके इक्वल होता है, एस एन इक्वल होता है r, क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हम लिखेंगे A1 r की पावर n-1 ओवर r-1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम वैल्यूज पुट करवाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट्स, n तो एस एन ही रहेगा, A1 r की पावर n-1 ओवर r-1। वैल्यूज पुट करवाते हैं। एस एन हमें 484 गिवन है, A1 हमें पता नहीं है, r हमें गिवन है दैट इज़ 3 पावर n-1 ओवर 3-1। सो ये बन जाएगा 484 इज इक्वल्स टू A1 3 की पावर n-1 ओवर 2। ये 2 डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा आपके पास 968 इज इक्वल्स टू A1 इंटू 3 पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर आप A1 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं बनाता हूँ A1 की वैल्यू विच इज़ 968 ओवर 3 रेज़ टू द पावर n-1। इसको आप 3 का नाम दे दें। ठीक है, ये वाली A1 की वैल्यू आपने स्टूडेंट्स पुट करनी है इस जगह पे इक्वेशन 1 में। अब आप लिखेंगे यहाँ से आगे पुट A1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी, दोबारा लिखते हैं, AN इज इक्वल्स टू A1 r-n-1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करवाएं। ठीक है, AN की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 324, A1 हमने यहाँ से पुट किया है 968 ओवर 3 रेज़ टू द पावर n-1। ये A1 पुट कर दिया स्टूडेंट्स। अब rn-1 है, मीन्स कि 3 की पावर n-1। अब इन दोनों में फ़र्क है, ये है 3 की पावर n-1 और ये है 3 पावर n-1। ठीक है, ये पावर में नहीं है और यहाँ पे n-1 पावर में है। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, आपने इस 968 को डिवाइड करवा दें। 324 डिवाइडेड बाय 968 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n-1 ओवर 3 की पावर n-1। इस तरह से दोनों में फ़र्क है स्टूडेंट्स। यहाँ चले मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पावर है। अब इसको अगर हम कैंसिल करें ना स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेटर आपको फ्रैक्शनल कैंसिलेशन भी दे देता है। आप लिखें 324 ओवर 968 और ये वाला बटन प्रेस करेंगे A B ओवर C वाला, सो ये बन जाएगा 81 ओवर 242। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 81 ओवर 3 242 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर n-1 ओवर 3 की पावर n-1। यहाँ से स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 81 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर n-1 और
242 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर n माइनस 1। अब इस सारे को हमने सॉल्व करना है, देखते हैं क्या बनता है। 81 इंटू 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1, 242, यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ये है 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस 1। सो 81 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, 242, ये 3 की पावर माइनस 1 यहाँ नीचे आके 3 बन जाएगी और साथ क्या रह जाएगा 3 की पावर n। ये 3 इधर डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं 81 के साथ तो ये बन जाता है 243, साथ आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 242 इंटू 3 की पावर n। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवाएं तो बनता है 243 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 243 इज इक्वल्स टू 242 इंटू 3 की पावर n। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा n की वैल्यू सेम कर लें। 243 इंटू 3 की पावर n माइनस 242 इंटू 3 की पावर n, ये यहाँ ले आए हो, इसको वहाँ ले जा रहा हूँ, ये आ जाएगा प्लस 243। स्टूडेंट्स देखें 243 में से ये माइनस कर दें तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा 3 की पावर n इज इक्वल टू 243। अब 243 किसकी पावर है? 243 बेसिकली 3 की पावर 5 है। सो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 पावर 5। सो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई 5। ये स्टूडेंट्स अभी n आया है, अभी बाकी आपके पास a1 आना बाकी है। ठीक है, अब a1 आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको ये इक्वेशन तो नज़र आ रही होगी, a1 की आपने सिंप्लीफिकेशन की हुई है आपके पास। नाउ फॉर a1 पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में अगर आप n की वैल्यू 5 पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, a1 इज इक्वल टू 968 ओवर 3 पावर 5 माइनस 1। ठीक है, n तो 5 था ना, यहाँ 3 की पावर 5 आ गया। अब 968 ओवर ये बनता है आपके पास 243 माइनस 1 यानी कि 242, और जब आप कैंसिलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास a1 की वैल्यू आ गई है 4। सो दिस इज़ दी लेंथी क्वेश्चन एंड एज वेल एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 एक नहायत आसान क्वेश्चन, और इसमें कुछ आपकी यादें ताज़ा होंगी क्लास 9th की। क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 के लास्ट वाले जो क्वेश्चन है जिसमें रिकरिंग डेसिमल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं याद दहानी करवाऊँ तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जिनके ऊपर बार है। सो वहाँ पे जिस तरह आप सॉल्व करते थे सिमिलरली वही क्वेश्चन आपने यहाँ पे भी सॉल्व करना है। उस तरह भी कर सकते हैं, वो तो ग्रेड 9 का मेथड हो गया। अब इसको हम बाय ज्योमेट्रिक सीरीज, मेथड वही है, थीम वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट है। हमने यहाँ पर इस पूरी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। हमने ये बताना है कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनती है। हम 9th क्लास में ये पढ़ा करते थे, जब मैं 9th क्लास को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें शॉर्टकट एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि देखें कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। एक ही नंबर है 4 जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, यानी जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो नंबर काउंट कर लें, वो एक ही नंबर है यानी कि वो 4 है। अगर तो वो 4 है तो आप उसे डिवाइड करेंगे किससे, 10 से 1 लेस 9 से। सो ये आपके पास इसकी फ्रैक्शन बनेगी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स के ऊपर बार है, लाइक 0.67 बार, तो अब 67 डिवाइडेड बाय 100 में से 1 लेस कर दें 99, तो ये 0.6767 की रेपिटेशन बन जाएगी। सो ये तो एक शॉर्ट मेथड है जो हम 9th क्लास के बच्चों को सिखाते हैं। सो यहाँ पे अब हमने क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में इस पूरी क्वेश्चन को चेंज करेंगे और फिर इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे, देखिए क्या बनती है। आपको याद होना चाहिए हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ी थी, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला था एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a1 ओवर 1 माइनस r। ठीक है, स्टार्ट में हमने स्टार्ट के लेक्चर में ही पढ़ी थी। चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने कहाँ इसको पढ़ा था, ताकि आपकी कुछ मेमोरी रिवाइंड हो जाए। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ अगर हमारे पास आ जाए तो फार्मूला है एस इन्फिनिटी a1 ओवर 1 माइनस r।
लेकिन सम उसी वक्त पॉसिबल है जब आपका आर जो है -1 और 1 के दरमियान है। जो ही आपका आर ग्रेटर देन 1 होगा, आपकी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी और उसका सम आपके पास नहीं आएगा। सो हम सबसे पहले यहाँ पे ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसको इनफाइनाइट सीरीज़ की शक्ल देंगे। इसके बाद इसका आर निकालेंगे, देखेंगे अगर आर लेस देन 1 है तो फिर इस पर एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो ये था पूरा क्वेश्चन। अब चलते हैं इसको सोल्यूशन की तरफ। 0.4444 अप टू सोन, इसको हम ब्रेक करेंगे 0.4 प्लस। अच्छा, इसकी भी टेक्निक है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो पहले आप लिखेंगे 0.4, नेक्स्ट लिखेंगे 0.04, उससे नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ के साथ, उससे नेक्स्ट आप 3 ज़ीरोज़ के साथ, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है। सो अगर आप इन सारों को सम करते चले जाएं ना, जो ब्रेकिंग आपने की है, तो देखें यही फॉर्म बनती चली जा रही है। अगर इससे नेक्स्ट हम लिखना चाहें तो होगी 0.4 टाइम्स 0.4 अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्या बन गई, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। मैं लिखता हूँ हेयर दिस इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज में इसको किस बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें रेशो कॉमन है। जो टर्म्स हमने ब्रेक की है ना, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.4 करते हैं तब भी आंसर 0.1 आता है। 0.004 डिवाइडेड बाय 0.4 करते हैं तब भी आंसर, सॉरी 0.004 डिवाइडेड बाय 0.04 तब भी आंसर क्या आता है। इसी तरह 0.3 टाइम्स 0.4 को आप 0.2 टाइम्स 0.4 से करते हैं, सॉरी यहाँ माइनस मेरे से बार बार प्रेस हो रहा है, 0.4 टाइम्स 0.4 डिवाइडेड बाय 0.04 तब भी आंसर क्या आता है 0.1। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है विद r इज इक्वल टू 0.1। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसका सम s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, इसका जो सम होगा ना वही इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म होगी। तो एक तो मेथड 9th क्लास वाला है जिसमें आप इसको x लेट करते थे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 4/9 आ जाता था। एक मेथड ये है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का, ये फार्मूला है a1 ओवर 1 माइनस r। अब देखें r 0.1 है विच इज़ लेस देन 1, सो दिस इज़ दी कन्वर्जेंट सीरीज और इसका सम आ सकता है। a1 है 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, 0.4 ओवर 0.9। अब इनकी फ्रैक्शन फॉर्म, ये पॉइंट्स ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 0.4 ओवर 0.9, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है। सो आप यूं भी करके देख सकते हैं, ये जो आपका आया है ना सम, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.9 करें, ब्रैकेट ये दबाएं, फ्रैक्शन का बटन दबाएं तो 4/9। तो 4/9 इट्स फ्रैक्शनल फॉर्म। चलते हैं अब क्वेश्चन इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स आपके पास 9.99 है, तो सबसे पहले आपने ये करना है 9.999 सीरीज़ को ब्रेक कर दें 9 प्लस 0.999 अप टू सो ऑन में। ठीक है। अब यहाँ से इसको आप कह दें 1 और इसमें से जो इनफाइनाइट पार्ट है डेसिमल वो है 0.999। ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, 0.9, 0.09, इसी तरह 0.009, 0.3 टाइम्स 0.9 प्लस अप टू सो ऑन। इसको चेक कर लें कि क्या ये जो ब्रेकिंग आपने की है ये रेशो सेम है इसकी। तो 0.09 डिवाइडेड बाय 0.9 करें, 0.1 आता है। 0.009 करें तब भी 1 आता है। सो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद r is equals to 0.1 which is less than 1, so convergent। अब कन्वर्जेंट है तो फार्मूला क्या होता है, a1 ओवर 1 माइनस r, यानी कि 0.9 ओवर 1 माइनस 0.1, ये बनेगा 0.9 ओवर 0.1। सो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर आप 0.9 डिवाइडेड बाय 0.1 करते हैं तो ये आपके पास 9 आता है। ठीक है। अगर नहीं तो बचपन वाला काम करें, पॉइंट ख़त्म करें, यहाँ 0,
मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट ख़त्म करें तो ये 10/1 बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 10 आएगा ना, तो ये कैंसिल होके यहाँ क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक स्टूडेंट्स थोड़ी सी हो गई है, ये 1 मैंने यहाँ पे 0.9 आता है, यहाँ पर भी 9 आएगा, और ये कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 0.1 ये 0.9 बना, और ये सारे का सारा इस तरह से वैसे भी कैंसिल होके क्या आता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट वाली डेसिमल सीरीज़ है इसका सम आपके पास क्या आ रहा है 1। अब इस सम को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट इन 1 क्या थी 9.999, तो आपने ब्रेक किया था 9 प्लस 0.99 में, और इसके बाद ये 0.99 वाली का सम आपने 1 निकाला है, तो 9 प्लस 1 दैट इज़ 10। बुक में इसका आंसर 1 लिखा हुआ है, वो गलत है, वहाँ पे 10 आता है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 0 पॉइंट बंडल ऑफ टाइम्स 5 दिया हुआ है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, सिमिलरली आपने लिखना है 0.555 अप टू सो। इसका आंसर भी 5/9 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, स्टार्ट में बताया है। सो इसको आप लिखेंगे 0.5 प्लस 0.1 टाइम्स 0.5, फिर 0.2 टाइम्स 0.5, इसी तरह 0.3 टाइम्स 0.5 प्लस अप टू सोन। अच्छा, अगर बच्चों ध्यान से देखें, इस तरह का नंबर आ जाए 6 7 तो उसकी ब्रेकिंग यूँ होगी 0.67, फिर 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, फिर नेक्स्ट में 4 लगाने पड़ेंगे, इस तरह से, यानी जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं नेक्स्ट टर्म में उतने ही ज़ीरो आएंगे। यहाँ एक नंबर ही रिपीट हो रहा है, यानी 5 ही बार बार आ रहा है, तो मैंने पहले 0.5 लिखा, फिर 0.1 दफ़ा 0 लिखा, फिर नेक्स्ट में 2 दफ़ा। अगर 2 नंबर रिपीट हों तो पहले 0.67, अगले में 0.2 टाइम्स 67। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। सो इसको देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इनफाइनाइट जी सीरीज विथ r इज इक्वल टू 0.1, इसका कॉमन रेशियो भी 0.1 है, विच इज़ लेस देन 1, ये भी कन्वर्जेंट होगी। सो एस इन्फिनिटी क्या आएगा हमारे पास, a1/1 माइनस r, यानी कि 0.5/1 माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.5/0.9, और अगर इनके पॉइंट्स ख़त्म करते हैं तो ये 5/9। सो दिस इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस सीरीज। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट 0.66 है स्टूडेंट, इसकी भी ब्रेकिंग सिमिलरली है, इसको भी आप लिखेंगे 0.6 प्लस 0.006, फिर 0.006 एंड अप टू सो ऑन। सो दिस इज ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक सीरीज विद r इज इक्वल टू 0.1 विच इज़ लेस देन 1, सो ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यानी इसका आंसर आएगा, सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, जब इनफाइनाइट सीरीज होती है ना तो यहाँ इन्फिनिटी डालते हैं, नहीं आता, 0.6/1 माइनस 0.1 दैट इज़ 0.6/0.9। सो पॉइंट्स ख़त्म करें तो 6/9, इस फ्रैक्शन और 2/3 भी लिख सकते हैं कैंसलेशन करके। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट्स। तो वो क्वेश्चन आ गया जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा था या एग्जांपल दे रहा था, जिसमें 2 नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो देखें यहाँ आप सीरीज़ कैसे ब्रेक करनी है, आपने आप लिखेंगे 0.151515 अप टू सो ऑन इक्वल्स टू 0.15, अब लिखेंगे 0.0015, फिर लिखेंगे 0.4 टाइम्स 0 और फिर 15, इसी तरह नेक्स्ट टर्म में 6 0 और इसी तरह ये कंटिन्यू। सो यहाँ पे इसका r चेक करते हैं, 0.0015 डिवाइडेड बाय 0.15 क्या आ रहा है 0.01। इसी तरह इससे नेक्स्ट का चेक करते हैं, 0.4 टाइम्स 0.15 डिवाइडेड बाय 0.0015, सो उससे भी क्या आ रहा है 0.01। सो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज with r is equals to 0.01 which is less than 1, so s infinity is equals to, अच्छा इसका आंसर 15/99 आएगा, ये भी याद रखिएगा, a1/1 माइनस r 0.15/1 माइनस 0.01 0.15 ओवर 0.99, पॉइंट्स ख़त्म करें तो ये आ जाएगा आपके पास 15/99। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
सो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 0.12 12 12 अप सो ऑन। सो यहाँ पे भी जो ब्रेकिंग बनेगी वो बनेगी 0.12 0.0012 0.4 टाइम्स 012 एंड अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे दिस इज इनफाइनाइट geometric series r is equals to 0.01 which is less than 1. So s infinity is equals to a1 over 1 minus r 0.12 over 1 minus 0.01, that is 0.12 over 0.99. So actually this is equals to 12.99. तो स्टूडेंट्स आप इसको ये भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे कैंसिलेशन कर लें 3 के टेबल से, तो ये 4/33 भी हो सकता है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, टू टेस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ 30 फीट hollow tube that is calibrated so that the scientist can measure the height of each subsequent bounce. The scientist found that each bounce the ball rises to a height 2/5 of height of the previous bounce. How far will the ball travel before the stop bouncing? अच्छा, ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन वहाँ पे हमें ये बताया गया था कि आपने 6 बाउंस तक फाइंड करना है, 5 बाउंस तक फाइंड करना है, लेकिन हेयर इज़ इनफाइनाइट बाउंस। हमें नहीं पता कि बाउंसेस कितने हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पता है कि जो भी बाउंस हो रहा है वो प्रीवियस हाइट का 2/5 टाइम्स हो रहा है। आपके पास बचपन में खेलते थे, एक रबड़ की बॉल आती थी जो बहुत ज़्यादा उछलती थी। अगर आप उसे देखें और ज़मीन पर उसको फेंकें थोड़ी देर के लिए किसी भी हाइट से, तो ज़मीन के साथ बिल्कुल स्टॉप होने तक भी वो मिनिमम सी वाइब्रेशन टाइप बाउंसिंग भी करती रहती है, ठीक है। पहले कुछ बाउंस तो उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, लेकिन स्टॉप होने से पहले भी वो बंडल्स ऑफ टाइम्स मिनिमम वाइब्रेशंस टाइम बाउंसिंग करती रहती है ज़मीन के ऊपर, और वो बाउंसेस हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट बाउंस है। लेकिन अगर हमें हर बाउंस की रेशो पता चल जाए कि हर अगला बाउंस पिछले बाउंस का 2/5 होगा, तो हम बता सकते हैं कि बॉल को फर्दर इस हाइट से ड्रॉप होने तक बिल्कुल स्टॉप होने में कितने डिस्टेंस कवर करेगी वो, अगर हमें रेशो ऑफ बाउंसेस पता हो। तो ये एक इनफाइनाइट सिनेरियो है, हम बड़े बड़े बाउंसेस तो काउंट कर सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन जब बॉल बिल्कुल ज़मीन के साथ होती है, इनफाइनाइट बाउंसेस कर रही होती है, बहुत वाइब्रेशन टाइप्स, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास उसी तरह का एक क्वेश्चन है। एक ट्यूब जो है, एक बॉल जो है वो ड्रॉप की गई है, उसकी इनिशियल हाइट 30 फीट थी। जब उसने पहला बाउंस किया, तो जब बाउंस खा के वो ऊपर आएगी तो उसने 30 फीट का 2/5 डिस्टेंस कवर किया है। अब अगर 2/5 ऑफ 30 में निकालता हूँ जैसे समझाने के लिए, तो ये मेरे पास बनता है 12 फीट, ठीक है। इसी तरह अब 12 फीट से जब वो दोबारा ड्रॉप होगी, सेकंड बाउंस खा के आएगी, तो फिर वो 2/5 कवर करेगी, यानी कि 4.8 फीट पे आ जाएगी। इसी तरह जब थर्ड बाउंस कवर करेगी, तो फिर वो 2/5 कवर करेगी, किसका, 4.8 का, तो ये 1.92। इसी तरह नेक्स्ट फिर 2/5 करेगी। अब देखें ये इनफाइनाइटली मैनी की तरफ जा रही है बात, लेकिन हमें नंबर ऑफ बाउंसेस का नहीं पता, हमें बाउंसेस की रेशो का पता। अब देखें 0.76, अब ये डिस्टेंस तो मेजर करना ज़मीन पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर मजीद देखें तो 2/5 नेक्स्ट बाउंसेस का कवर करेगा, कितना, 0.30 फीट्स। तो 0.30 फीट्स तो हम ज़मीन पे बैठ के भी देख सकते हैं, तो नहीं समझ में आता कि कितने डिस्टेंस होगा। तो हम एक सिनेरियो बना लेते हैं, हम एक इनफाइनाइट सीरीज़ बनाते हैं। हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है, और बाउंसेस का जो डिस्टेंस होता है वो 2 वे होता है, यानी कि बाउंस करके ऊपर आ रहा है उतना ही डिस्टेंस नीचे जा रहा है। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। देखें इनिशियली ड्रॉप होगा 30 फीट से, ये पहला बाउंस खा के ऊपर आएगा, जितना ऊपर आने में डिस्टेंस है उतना ही वापस नीचे जाने में भी होगा, तो ये डिस्टेंस 2 वे मेजर किया जाता है। तो कहता है कि बिल्कुल इसी वेज में तब तक डिस्टेंस फाइंड करें जब तक वो बिल्कुल इनिशियल ना हो जाए, और रेशो 2/5 है। तो देखते हैं कि क्या लिखना है हमने। टू कैलकुलेट द टोटल ट्रैवल बाय द बॉल कंसिडरिंग द ड्रॉप एंड बाउंस, हमने ड्रॉप भी कंसीडर करना है और बाउंस भी कंसीडर करना है, तब हमारा टोटल डिस्टेंस बनेगा। फर्स्ट हम ड्रॉप को देखते हैं, ठीक है। ड्रॉप क्या है, द बॉल ड्रॉप फ्रॉम द 30 फीट इनिशियली, और बाउंसेस कितने हैं, ईच सब्सिक्वेंट बाउंस रीच्ड। अब देखें
इनिशियल से तो कोई बाउंस उसको नहीं मिला, इनिशियल तो सिर्फ ड्रॉप है, बाउंसेस का सिलसिला यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीरीज बनाते हैं। हम कहते हैं कि ईच बाउंस सब्सिक्वेंट रीच 1/2/5 ऑफ द प्रीवियस बाउंड। तो हम यहाँ पे बाउंसेस की एक सीरीज बनाते हैं और उस बाउंसेस की सीरीज के अंदर हम ये 30 फीट की इनिशियल हाइट भी ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। चलें बाउंसेस की एक सीरीज बनाते हैं। जब पहला बाउंस स्टूडेंट्स उसको लगेगा 30 फीट से, जब वो ड्रॉप होगा तो पहला बाउंस जब उसका बनेगा 30 का 2/5 सॉरी, सो वो बनता है 12 फीट। तो आपकी जो बाउंसेस की सीरीज स्टार्ट हो रही है वो A1 स्टार्ट हो रहा है 12 से, ठीक है, और R कितना है 2/5 है, यानी कि अब 12 है उससे नेक्स्ट बनेगा, तो मैंने यहाँ पे बनाया भी था, चलें 2/5 करते हैं, सो 4.8 ये बनेगी सीरीज। देखें 12 4.8 फिर बनेगा हमारे पास 1.92। सो ये हमारे पास एक बाउंसेस की सीरीज़ बन रही है। इन बाउंसेस की सीरीज़ में हमारे पास 12 जो है वो A1 है और R हमें पता है 1/5 है, लेकिन हमें एंड नहीं पता। एंड तब तक है जब तक बॉल स्टॉप नहीं हो जाती। तो हम लिखते हैं S इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू A1 ओवर 1 माइनस R। A1 है 12 ओवर, अब देखें लेस देन 1 है, ये पता है कि ये कन्वर्जेंट है, कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। सो 1 माइनस 2/5 दिस इज इक्वल्स टू 12 ओवर 3/5। और अगर मज़ीद इसको देखें तो ये बनेगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 5/3 दैट इज़ 3 4 12 विच इज़ 20। ये 20 जो है ना स्टूडेंट्स ये बाउंसेस का है। अब देखें 20 डिस्टेंस कवर हो रहा है फीट बाउंस के अंदर, लेकिन हमने तो 2 वे डिस्टेंस काउंट करना था। बाउंसेस के बाद बॉल नीचे भी तो जा रही है, सो इसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे हेयर 20 फीट इन बाउंसेस। ये बाउंसेस में कवर हो रहा है यानी कि अपवर्ड है, लेकिन आल्सो 20 फीट इन डाउनवर्ड या ड्रॉप भी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड था। एक बाउंस जो है वो 2 डिस्टेंस कवर करता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। तो एक हमने फाइंड कर लिया बाउंसेस का, अपवर्ड वो 20 था, उतना ही स्टूडेंट्स डाउनवर्ड भी होगा। 20 + 20 ये हो गया। और इनिशियल क्या था, इनिशियल भी तो हाइट थी, इनिशियली ड्रॉप था उसका 30 फीट। तो टोटल जो होगा वो होगा इनिशियल प्लस बाउंसेस प्लस ड्रॉप्स, ठीक है। ये देखें ये सिनेरियो, इनिशियल, ये ड्रॉप, ये बाउंस, ये इनिशियल, ये ड्रॉप, ये बाउंस और ये फिर ड्रॉप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के सारे बाउंसेस ड्रॉप्स हमने कैलकुलेट कर लिए। इनिशियल सिर्फ 30 था, 30 + 20 + 20, सो ये हमारे पास बनेगा 70। सो स्टूडेंट्स 70 फीट के बाद वो जो बॉल है अगर 30 फीट से ड्रॉप करे और 2/5 की रेशो से बाउंसिंग करती रहे तो 70 फीट के बाद वो क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी और ज़मीन पे आ जाएगी, ज़मीन पे रुक जाएगी। ये था क्वेश्चन 15। अब चलते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमसे कहा जा रहा है हॉट एयर बैलून जिसमें हीलियम भरी हुई है, एक हॉट एयर बैलून है, राइजेज 80 फीट इन दी फर्स्ट मिनट। जब उसको रिलीज़ करते हैं तो वो अपने फर्स्ट मिनट के अंदर 80 फीट का डिस्टेंस कवर करता है। और अगर यही उसका पैटर्न रहे और बलून ऊपर की तरफ जाता रहे तो पैटर्न ये होगा कि नेक्स्ट मिनट में, फर्स्ट मिनट में अगर 80 फीट कवर किया है तो नेक्स्ट मिनट में वो पिछले वाले का 90% कवर करेगा। देखें जैसे फर्स्ट मिनट में 80 कवर किया है ना, अब नेक्स्ट मिनट में 80 का 90% यानी कि 0.9 मल्टीप्लाई बाय 80 इतना कवर करेगा। उससे नेक्स्ट मिनट में 72 का 90% यानी कि 64.8, उससे नेक्स्ट मिनट में 0.9 ऑफ 64.8 58। तो ये एक सीरीज़ बन रही है, ठीक है। सो बताएं कि बैलून कितना जा सकता है विदाउट लिमिट, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं द बैलून राइजेज 80 फीट इन द फर्स्ट मिनट एंड द सब्सिक्वेंट राइजेज उसकी क्या है, ईच मिनट द बॉल ऑफ द बैलून राइजेज 90% ऑफ द प्रीवियस मिनट। तो इट मीन्स कि रेशो जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 0.9 की रेशो बन रही है। सो हमने यहाँ पे S इन्फिनिटी फाइंड करना है विदाउट लिमिट हमें कहा गया है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। S इन्फिनिटी होगा A1
ओवर 1 माइनस आर। A1 स्टूडेंट्स इनिशियल हमारे पास क्या है 80 फीट है, 1 माइनस 0.9 करते हैं, सो ये हमारे पास बनता है 80 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज़ 800 फीट्स। सो ये हमारा आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्या देंगे, हम लिखेंगे द मैक्सिमम आल्टीट्यूड that the hot air balloon will reach if it is allowed to rise without limit is 800 फीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी आपके पास एलेबोरेशन होगी कुछ क्वेश्चन की कि आप क्वेश्चन को आंसर को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4. ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 4.5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। और तब तक के लिए इस लेक्चर को ख़ुद भी देखें, अपने स्टूडेंट्स, अपने फेलोज़, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.6 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।